आदाब नाजरीन, हिंदुस्तान मिरर के 12वें एपिसोड में आपका खैर मकदम है। गुलबर्गा मिरर और डेक्कन डाइजेस्ट की ये पेशकश, जिसमें आपको मुल्क भर में हो रहे हालात से वाक़फियत करवाने की ज़िम्मेदारी हम लोगों ने उठाई है, उसका सिलसिला जारी है। आज बात होगी चंद केसेस की। हम बात करने जा रहे हैं उन केसेस के मुतालिक जो हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से, या यूँ कहें कि हुकूमत में आने वाले उन पुलिस डिपार्टमेंट्स और मुख्तलिफ़ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के तरफ से जो लगाए गए चार्जेस बहुत सारे लोगों के ऊपर अलग अलग तरीक़े से किए जा रहे इक़दामात पर हम यहाँ पर आपके सामने बात रखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि मीडिया की बहुत ज़्यादा चाहत मुसलमानों के ताल्लुक़ से उमड़ती रहती है और इन दिनों कोरोना वायरस को लेकर निज़ामुद्दीन मरकज़ और मौलाना साद को मुसलसल टारगेट में रखा गया है, उसी के ताल्लुक़ से हम बात रखेंगे कि ये तो आप जानते हैं कि वो अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन में रखे हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर जो दिल्ली हुकूमत ने, अरविंद केजरीवाल जो सीएम हैं, उन्होंने एफआईआर करने की गुहार लगाई दिल्ली पुलिस को, तो उसको तो मंजूर कर लिया गया। फिर मौलाना साद की तरफ से ये सफाई आई, उनके जो मरकज़ के और जमात के स्पोक्स पर्सन हैं उनकी जानिब से, कि वो अपने आप को सेल्फ़ क्वारंटाइन में रखे हुए हैं। इन दिनों में एक और काम अंजाम दिया गया। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यकीनन हालिया वक्त में जब कोई भी एक सियासतदान आवाज़ उठाता है या फिर उसके अंदर कोई मादा होता है हुकूमत के ख़िलाफ़ बात करने का, तो उस पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस तरीके से कार्रवाई करता है कि वो इंसान हिल जाता है। महाराष्ट्र के इलेक्शंस में शरद पवार, फिर वो नाकामयाबी सामने नज़र आई जो महाराष्ट्र में बीजेपी को देखनी पड़ी। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी मिलकर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गए। उसके अलावा आज़म खान, समाजवादी पार्टी के बहुत बड़े नेता, उनके ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का मुसलसल निगाह रखना। कर्नाटक में जो हालिया वक्त में बने हुए यहाँ के कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार, उन पर जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से केस दर्ज किया गया, जिसके बाद वो बहुत दिनों तक जेल में रहे। पी चिदम्बरम, कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता और एक्स यूनियन मिनिस्टर, एक्स फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से तरह तरह से उनके ऊपर कोशिशें हो रही हैं कि उनको साबित किया जाए एक केस में कि उस केस में उन्होंने पैसे एक मीडिया कंपनी से लिए थे। ये सारा मैं इसलिए वाकया सुना रहा हूँ आपको कि आप ये समझ जाएं कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट किस अंदाज से काम कर रहा है। मौलाना साद के ऊपर भी अब निगाह पैनी हो गई है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की। वो कर क्या रहे हैं कि जुमेरात के दिन, यानी थर्सडे के दिन, जब उनके ऊपर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर ये लगाया गया, ये जो है इल्ज़ाम लगाकर एफआईआर दर्ज की गई, इस वजह से कि वहाँ पर कई सारे लोग, तकरीबन 3000 लोग वहाँ पर मरकज़ में जमा थे, तो वो इल्ज़ाम को साबित करने के लिए एफआईआर दर्ज की गई। और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अब तबलीगी जमात के जितने भी जो फॉरेन से जो फंड्स लिए जाते हैं उसको देखना चाह रहा है, उसके ऊपर निगाह रखे हुआ है कि इनके पास आखिर फ़ंड आता कहाँ से है, इतने लोगों को वो कैसे ये जमात को चला रहे हैं। इसका काम शुरू हो चुका है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हैरानी की बात यह है
कि इन दिनों में 14 तारीख से लेकर 17 अप्रैल तक, यानी कि आज हम जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो 19 तारीख है, 2 दिन पहले तक की रिपोर्ट यह है कि ये 3 दिनों में कोई भी केस निज़ामुद्दीन मरकज़ से जुड़ा हुआ नहीं मिला है। अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट की तरफ से ट्वीट्स जारी होते थे मरकज़ का नाम लेकर बाकायदा। जब माइनॉरिटी कमीशन दिल्ली का उसने सवाल उठाया, डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खान ने सवाल उठाए इस पर, तब वो जाकर स्पेशल केस को में कन्वर्ट कर दिया गया। ये हालात इस तरीके से यहाँ पैदा हुए। एक और मामला जो बहुत ज़्यादा सुर्खियाँ बटोरा था कुछ साल पहले, भीमा कोरेगांव का केस, जिसके ताल्लुक़ से मैंने हिंदुस्तान मिरर के 3रे एपिसोड में बहुत तफसीली तौर पर बात की है, उसके ऊपर गुफ्तगू की है। अगर कोई चाहता है कि उस पर एक और बार सुने कि आखिर ये मामला क्या है, तो वो ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें। भीमा कोरेगांव के मामले में केस चल रहा है, एफआईआर हुई थी और वो केस अब एनआईए के पास जा चुका है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के पास जा चुका है। शिवसेना के लीडर उद्धव ठाकरे ने केस महाराष्ट्र एएसआई से निकालकर वो केस दे दिया है एनआईए को। अब वहाँ पर उसकी कार्रवाई चल रही है और अब हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने वेडनेसडे के दिन एक और हफ्ता दिया है गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े को। इनके ऊपर केस दर्ज हुआ है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के जरिए। क्यों केस दर्ज हुआ है? भीमा कोरेगांव में फसाद के हालात पैदा हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से वहाँ पर लोग जो जमा हुए थे उनके ऊपर हमला हुआ था। और एक हर साल एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है और ख़ास करके क्योंकि 100 साला जश्न मनाया जा रहा था, दलित के जो लोग होते हैं ब्रिटिश हुकूमत में, उनको एक अलग से रेजिमेंट बनाकर भीमा कोरेगांव जो इलाका है वहाँ पर एक जंग हुई थी। उस जंग में ब्रिटिशर्स की तरफ से वो रेजिमेंट सामने हमलावर हुआ था पेशवाओं पे और उसमें उनको कामयाबी मिली थी। तो दलित कौम को ये कामयाबी हासिल हुई थी, इसका जश्न मनाने के लिए 100 साला मौके पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसके अंदर ये लोगों को ऑर्गेनाइजर्स होने की हैसियत से इनके ऊपर केस दर्ज हुआ था, क्योंकि वहाँ पर वो जश्न मनाने का मौका भी नहीं मिला और कई सारे जो लोग उसमें जो ऑर्गेनाइजर्स थे उनके ऊपर केसेस दर्ज हुए। अब ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि वो अपने आप को सही साबित कर सकें कि हम जो मामला किए थे उसके अंदर फसाद के कोई हालात पैदा करने की कोशिश हमारी नहीं थी। गौतम नवलखा और आनंद तेलतुंबड़े ये लोग बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, इनको अब सरेंडर करना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के बाद। और अब ये लोग आने वाले दिनों में यूएपीए एक्ट में उनके ऊपर केस चलेगा। कितने वक्त तक अंदर रहेंगे इस बात का अंदाज़ा नहीं है। कोरोना वायरस के पूरे हालात में चंद लोगों के ऊपर केसेस दर्ज होना शुरू हो चुके हैं। एक और बहुत ही हाई प्रोफाइल केस, शर्जिल इमाम का नाम आपने ज़रूर सुर्खियों में देखा है। एंटी CAA NRC NPR के खिलाफ हो रही लड़ाई में जामिया का बहुत बड़ा किरदार रहा है और जामिया का जो ये जो हंगामा हुआ था वहाँ पर, जो वायलेंस हुआ था जिसमें पुलिस की तरफ से वहाँ पर पढ़ने वाले स्टूडेंट्स पर हमला हुआ था, उसके ताल्लुक़ से शर्जिल इमाम पर वो स्पीच करने के लिए कि उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, हेट स्पीच की, जिसके नतीजे में जामिया के स्टूडेंट्स भड़क गए
और उन्होंने एहतजाज किया और पुलिस को मजबूर होकर उनके ऊपर लाठियां बरसानी पड़ी। और उसी के बाद याद रखिए कि शाहीन बाग कायम हुआ था। हम यहां पर किसी को सही या गलत बताने के लिए बैठे नहीं हैं। हम यहां पर जूरिस्ट नहीं हैं। ये काम गोदी मीडिया बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे रहा है। जूरिस्ट भी वही है, एग्जीक्यूशनर भी वही है और सज़ा भी वही देता है। लोगों को सही और गलत ठहराने का काम भी वही करता है। ये काम उन्हीं के ज़िम्मे है। हम सिर्फ आपके सामने वो हकीकत बयान कर रहे हैं जो हालात आज सामने दरपेश हैं। कोरोना वायरस की वबा से पूरा हिंदुस्तान जूझ रहा है और इन हालात में उन लोगों के ऊपर केसेस दर्ज हो रहे हैं। अब इसके क्या आप अज़ाइम देखना चाहते हैं, क्या समझना चाहते हैं, वो आपके ऊपर है। कई सारे दूसरे एक्टिविस्ट्स को भी अरेस्ट किया जा रहा है। बेंगलोर में आप जानते हैं कि बिलाल बाग कायम था। वहाँ पर आज भी एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट चल रहा है। 5 ख़वातीन बैठी हुई हैं। NTCAA NRC NPR के मुतालिक एहतजाज दर्ज करवा रही हैं। डिस्टेंस पर बैठी हुई हैं, लेकिन बैठी हुई हैं ताकि अपना एहतजाज दर्ज करवा सकें। हम इस वबा से लड़ना चाहते हैं। हम इस वबा के ख़िलाफ़ हैं और इस वबा से हम लोगों को छुटकारा मिले, इसके लिए हम हर हद तक कोशिश करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखेंगे, घरों में रहेंगे, साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे और किसी भी कॉन्ग्रीगेशन यानी कि जहाँ पर एक जगह जमा होने का अंदेशा होता है उस जगह पर नहीं जाएंगे। इसका बेशतर लोग अहद कर रहे हैं, पर क्या ये हकीकत में हो पा रहा है? एक गांव है रेवूर नाम का, चितापुर में एक गांव है राऊर नाम का, चितापुर में, हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पर सिद्धलिंगेश्वर मंदिर है। उसका एक रथ निकलता है, हर साल निकलता है, रथ यात्रा होती है और लोग जमा होते हैं। ये कहा जा रहा है कि टेंपल की जो ट्रस्ट है उन्होंने तहसीलदार को ये यकीन दिलाया था कि ये रद्द की जाएगी, ये यात्रा नहीं निकाली जाएगी। लेकिन हुआ क्या, ये यात्रा निकाली गई, सौों से लोग जमा हो गए और वो यात्रा में शामिल थे। आखिर ये गैर जिम्मेदारी क्यों है और उसके मुतालिक मीडिया क्यों बात नहीं कर रहा है? एक और अलन तालुका में हनुमान रथोत्सव निकाला गया, उसके मुतालिक बात नहीं हो रही है। 15 और 16 अप्रैल को ये निकाले गए। अगर बात हो रही है तो ये हो रही है कि मुसलमान क्या रमज़ान घरों में बैठकर बिताएगा, क्या मस्जिद जाएगा, क्या इबादत करने के लिए वो बाहर निकलेगा, इसके मुतालिक बात होना शुरू हो गई। लॉकडाउन है, उसका एहतमाम हर किसी को करना है, सिर्फ मुसलमानों को नहीं। इस किस्म की रथ यात्रा बहुत ख़तरनाक होती है। वहीं आज भी हमारे जो सियासतदान हैं वो गैर जिम्मेदारी का पूरा पूरा सबूत देते हैं। निखिल कुमारस्वामी की इन दिनों शादी हुई। निखिल कुमारस्वामी बेटे हैं कुमारस्वामी जी के, हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका, और वहाँ पर भी लोग जमा थे। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया कि
येदियुरप्पा साहब से लेकर उनके जो मिनिस्टर हैं और उनके पार्टी से बिलोंग करने वाले एमएलएज हैं, वो तरह तरह से लोगों को जमा करने का काम अंजाम दे रहे हैं। ये गैर जिम्मेदारी क्यों? इतना सीरियस अगर कोई मामला होता है तो उसको नतीजे तक पहुंचाने में, एक अच्छा मैसेज देने में अगर कोई किरदार निभा सकता है तो खुद सीएम, उसके बाद उनकी पार्टी, फिर उसके बाद अपोजिशन पार्टी। अगर वो नहीं करते हैं तो वो अपनी गैर जिम्मेदारी का सबूत देते हैं। हम चाहेंगे कि पार्टीज अपना काम बखूबी अंजाम दें। हम चाहेंगे कि एनजीओज अपना काम बखूबी अंजाम दें। लोग आज परेशान हैं, उनके पास सही से खाने पीने के लिए चीज़ें मुहैया नहीं हैं। बच्चे हैं तो उनके पास दूध नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन उसको पहुंचाने की पूरी कोशिश करे और ज़्यादा से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये चीज़ें पहुंचें, इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की है। अब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? आप जानते हैं, पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि नरेंद्र मोदी जी सुबह 10 बजे आने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसी खतरनाक बात सामने नहीं आएगी। जिस तरीके से उन्होंने फौरी तौर पर 4 घंटे के बाद लॉकडाउन का ऐलान किया था, उन्होंने बहुत ही सेंसिबल तरीके से पूरे चीफ मिनिस्टर्स के साथ बात करके लॉकडाउन को एक्सटेंड करने का फैसला लिया। लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, 3 मई तक लॉकडाउन रहेगा। और उन्होंने साथ ही ये कहा कि हम और भी मज़ीद सहूलतें पहुंचाने का काम करेंगे लोगों तक। मैं पी चिदम्बरम की ही बात लेते हुए आपको ये बताना चाहूँगा कि उन्होंने सवाल उठाया है कि जो पैकेज है, अगर उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से पहुंचा दिया जाए गरीबों तक तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बजाय आरबीआई के थ्रू तरह तरह के इंसेंटिव्स लाए जा रहे हैं। रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया गया है 25 बेसिस पॉइंट, जिसकी वजह से जो पैसा बैंकों को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में रखना पड़ता है वो सिक्योरिटी के तौर पर, वो अब रखने की ज़रूरत थोड़ी कम हो जाएगी। ये क्यों किया गया? ताकि बैंकों के पास सफिशिएंट लिक्विडिटी रहे, यानी कि पैसा रहे, जो माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो कारों के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, घरों के लिए लोन्स प्रोवाइड करते हैं, छोटे छोटे ज़रूरियात के लिए लोगों को लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनको वो सहूलत पहुंचाई जाए। और एमएसएमईज जो बहुत मेजर किरदार निभाते हैं इस मुल्क की तरक्की में, माइक्रो लेवल पर इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है तो इनका बहुत बड़ा किरदार होता है, उनको फंड्स दिए जाएं। बैंक्स क्या कर रहे हैं? बैंक्स के पास जब सफिशिएंट लिक्विडिटी आ रही है तो वो फिर से अमीरों को ही दे रहे हैं। ये बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी बखूबी जानता है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि 50,000 करोड़ रुपीस का पैकेज बैंक को देने की बात की। वो कब देंगे? उस हालात में देंगे जब बैंक्स इस बात के लिए राजी हो जाएंगे कि एमएसएमईज और एमएफआई माइक्रो फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट्स को वो पैसा प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा 50,000 करोड़ रुपए सिडबी को दिए गए हैं और नाबार्ड को दिए गए हैं ताकि किसानों तक ये जो स्टेप्स लिए गए हैं उसकी सहूलत दी जाए। ये क्या काफी है? आप इनडायरेक्ट क्यों दे रहे हैं? एक बहुत, यकीन मानिए, एक बहुत अच्छी स्कीम थी जो आज हुकूमत में नहीं है और जो चाह रहे थे हुकूमत में रहे। कांग्रेस पार्टी के ही उस वक्त के प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी ने ये कहा था कि आप न्याय स्कीम लाएंगे जिसमें 6,000 रुपये अनएम्प्लॉयड लोगों को दिए जाएंगे। एक अच्छा प्रपोजल है, उसको
वो लोग तो हुकूमत में नहीं आ सके, लेकिन आप हुकूमत में हैं तो आप ये काम करें। कम से कम 3 महीनों तक हर उस बीपीएल कार्ड होल्डर के पास, हर उस इंसान के पास जो अनएम्प्लॉयड है, जो बेरोजगार है, उसके पास आप 5 से 6 हज़ार रुपये महाना डाल दें, जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता है, जब तक ये वबा ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक, ताकि उनके जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। जो घरेलू मामलात हैं, जो उनकी ज़िंदगी के गुजर बसर के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके लिए उनको सहूलत हो सके। हर बात के लिए आपको इनडायरेक्ट रूट लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों के लिए ज़रूरी होता है कि डायरेक्ट रूट लिए जाए, और उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो भी फंड उनके पास अवेलेबल है, जो हुकूमत की तरफ से उनको प्रोवाइड किया गया है, वो भी अगर चाहें तो वो इन गरीबों तक डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। इनके पास डाटा होता है, ये डायरेक्टली पहुंचा सकते हैं। उन्हीं के बैंक अकाउंट में अगर डायरेक्टली 500 की जगह पर कुछ और रकम बढ़ा दी जाए तो ये लोगों की सहूलत के लिए बहुत ज़रूरी काम होगा। हर एडमिनिस्ट्रेशन के हर डिस्ट्रिक्ट के एडमिनिस्ट्रेटर से मेरी ये गुजारिश है कि आपके पास स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड अवेलेबल कितना भी हो, उसका इस्तेमाल इन गरीबों तक ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में चीज़ों को मुहैया कराने के लिए, डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ तक पीपीई किट्स पहुंचाने के लिए करते रहें, और हुकूमत से बार बार ये डिमांड करते रहें, अपोजिशन पार्टी भी ये डिमांड करती रहे कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड प्रोवाइड किए जाए। ये बहुत ज़रूरी इक़दाम है। अब बात एक और शहर की, जहाँ से ये वबा शुरू हुई, वुहान, चाइना का एक प्रोविंस, वहीं से ये वबा शुरू हुई। अब चाइना ने नंबर ऑफ डेथ्स जो उसके हैं उसको बढ़ा दिया है। आज उसकी प्रेजेंट पोजीशन नंबर ऑफ डेथ्स की 4632 हो चुकी है, और वो पहले थी ऑलमोस्ट अराउंड 3000। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुकूमतें छुपा क्यों रही हैं लोगों के मरने की तादाद को। स्पेन के बारे में भी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि लोगों के मरने की तादाद को छुपाया जा रहा है। हुकूमतें तैयार हो जाएं, अच्छे से इस वबा के ख़ात्मे के लिए, और फिर उसके बाद इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए तैयार हो जाएं। अगर नहीं तैयार होंगी तो इस वबा से जितने लोग मरने वाले हैं वो अपनी जगह रहा, भूखमरी से भी लोग बहुत ज़्यादा मर सकते हैं। लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, और 20 तारीख का ऐलान किया था कि कुछ इलाक़ों में जहाँ पर 14 दिन तक कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, वहाँ पर लॉकडाउन को ईज़ कर दिया जाएगा, रिलैक्स कर दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पर जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको अभी भी जाने की इजाज़त नहीं है। उनको सही से खाना मुहैया किया जाए ताकि वो परेशान ना हो, और उनके खातों में कुछ पैसा डाला जाए ताकि उनकी परेशानी कुछ दूर हो सके। और जो लोग क्वारंटाइन हैं वो बीमार हो सकते हैं, जो लोग बीमार हैं वो लोग कमज़ोर ना रहें, इसके लिए उनको अच्छी से अच्छी ग़िज़ा खिलाई जाए। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी है, स्टेट लेवल से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक की। एक और बात जो कि बहुत अच्छी रही है इन दिनों में, केरला में लोगों के मरने की तादाद भी कम हो रही है और इन्फेक्शन भी कम हो रहा है। कासरकोड, जिसको पहले कैलीकट कहा जाता था, आज वहाँ पर बहुत कम तादाद में कोरोना वायरस के अफेक्टेड लोग मिल रहे हैं। जो ग्राफ है वो गुजरात में बढ़ चुका है, जो ग्राफ है वो मध्य प्रदेश में बढ़ चुका है, दिल्ली में बढ़ चुका है, लेकिन केरला में वो ग्राफ एक बैलेंस पे आना शुरू हो चुका है। वहाँ पर तादाद बढ़ नहीं रही है।
ये बहुत खुशी की बात है। और कासरगोड में जिस तरीके से, कैलीकट में जिस तरीके से ट्रेसिंग की गई है, क्वारंटाइन होने वाले लोगों को सहूलतें दी गई हैं, वो एक मिसाल बन चुका है। उस मिसाल को हर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो करना चाहिए कि किस अंदाज में लोग जो बीमार हुए हैं उनके मिलने वाले लोगों की ट्रेसिंग हुई है, उन्होंने किस किस से कम्युनिकेट किया है, किस अंदाज में किया है, उसकी ट्रेसिंग हुई है। ये सभी चीज़ों का अच्छे से एक एग्ज़ाम्पल बना है कासरगोड। उस एग्ज़ाम्पल को फॉलो करें सारे के सारे जितने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं इस पूरे हिंदुस्तान में, तो यकीनन कोरोना वायरस से हमारी जो लड़ाई है उसमें हम जीतने में कामयाब हो पाएंगे। मैं इसी गुजारिश के साथ कि आप लोग बेदार रहें, आप लोग बाखबर रहें और आप लोग अपने घरों में बाहिफाजत रहें। आने वाले दिनों में रमज़ान के महीने का एहतमाम आप अपने घरों से करें। ये उम्मीद के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। हिंदुस्तान मिरर को आप देखते रहें और हालात से वाकिफ़ होते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।